राम राम सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। आपको जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि अपने जो पशु परिचर के विस्तृत सिलेबस से संबंधित काफ़ी समय से अपने अधीनस्थ बोर्ड से मांग कर रहे थे कि साहब हमें विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट तैयारी कर सके। क्योंकि अगर सिलेबस जारी किया हो तो कल को कोई आपत्ति या कोई किसी प्रकार का, जैसे मान लो कि क्वेश्चन जो है वो आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे सकते, आपत्ति लगाने में बहुत आसान हो सकती है। क्योंकि बोर्ड जो है, अगर मान लो जिसमें कोई सिलेबस सीधा डाल दिया उसने, तो उसमें वो कहीं से भी क्वेश्चन दे रखा है, दे देता है और उसके क्वेश्चन को अपने ये भी नहीं कह सकती आउट ऑफ सिलेबस है। अब ये पॉइंट टू पॉइंट तो उसको देना पड़ेगा ना। पॉइंट टू पॉइंट जो उसने दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको पेपर बनाना पड़ेगा। अब अगर इधर उधर से पेपर बना दिया तो ये मतलब सिलेबस से अगर बाहर है तो वो क्वेश्चन उसे बोनस देना पड़ेगा। और पशु परीक्षण का सिलेबस देखने के बाद में मैं ये कहता हूँ कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया जैसा जो कहावत है वो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो रही है अपने। बिल्कुल एक नाम मात्र का सा जो सिलेबस है, अगर उस सिलेबस को बहुत बढ़िया तरीके से अपने रणनीति बनाए और बहुत बढ़िया तरीके से उस सिलेबस को अगर आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें, आज से ही कोई पशु परीक्षक का जिसने आवेदन कर रखा है और वो आज से ही तैयारी के अंदर लगे, तो मैं ये कहता हूँ कि पशु परीक्षक की जो तैयारी है वो आगामी 80 दिन के अंदर सिलेबस को 7 से 8 बार बहुत अच्छी तरह से लिख लिख कर तैयार कर सकता है। इतना सिलेबस है, बस नाम मात्र का सा एक सिलेबस है। और इस सिलेबस में अगर अपने बात करें कि अपने को कहीं पर भी कोई ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मैं आपको आज आज के सेशन में जो पुस्तकें बताने जा रहा हूँ वो पुस्तकें आप पढ़ लेना। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपका सिलेबस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को अपने आगे बढ़ाएं, उससे पहले सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे लाडेश्वरों। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले तो एक बार अपने सिलेबस जो है उस पर अपने चर्चा करते हैं, किस प्रकार का पैटर्न अपना कैसा है, इस पर थोड़ा सा अपने डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में अपने जो है क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना है। कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इसके द्वारा जो अपने पशु परिचर जो है, ठीक है, इससे संबंधित भर्ती 2023 के अंदर विज्ञापन आया था, उससे संबंधित विस्तृत जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 150 प्रश्न रहेंगे और कुल अंक कितने हैं? 150 हैं और 3 घंटे की समय अवधि रहेगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे और सही उत्तर देने पर 1 नंबर दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर आधा नंबर, सॉरी, 1/4 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना है कि कंपटीशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो अपनी कम से कम होनी चाहिए। न्यूनतम 40% अंक लेने अनिवार्य है। मतलब जो 150 क्वेश्चन है उस 150 क्वेश्चन के आपको 40% करने अनिवार्य है। 40% करने का मतलब है कि आपके 60 जो अंक है वो आने चाहिए, या 60 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन क्या है, 1 अंक है, तो 60 अंक आपके आने चाहिए। दोनों में से कोई एक कंडीशन अपने मान लेते हैं ना। परीक्षा का जो स्तर है वो सेकेंडरी लेवल का होगा, मतलब सिर्फ टेंथ लेवल का होगा। 10th से ज़्यादा टफ आपको कुछ चीज़ नहीं दी जाएगी। तो अपने एक चीज़ तो क्लियर है कि अपने जो सिलेबस के अंदर जो भी पॉइंट सिलेबस दे रखा है वो 10वीं तक का है, और 10वीं तक का है तो ये सबसे बड़ी अपने लिए बात है। अपने को और कहीं देखना नहीं। अब एक बार थोड़ा सा सिलेबस अपने बात करें तो अपने सामने जो सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस है, बात की जाए तो जियोग्राफी से संबंधित अपने को सिलेबस दे रखा है। 150 प्रश्न है और 150 अंक का रहेगा। ठीक है, अब इसमें भूगोल से संबंधित, राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित दे रखा है कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित, मतलब मैं अगर बात करूं तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है वो अपने को दे रखा है। ठीक है, कि राजस्थान का 1 नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, 1 नंबर जियोग्राफी का टॉपिक अपने को दे रखा है। दूसरा जो टॉपिक अपना कौन सा, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन रहता है। तो अपने बात करें तो 2 नंबर जो टॉपिक है, राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है या भौतिक जो विभाजन है, भौतिक प्रदेश जो है राजस्थान का, उससे संबंधित 2 नंबर पॉइंट है अपना। ठीक है, 3 नंबर जो पॉइंट है वो अपने मिट्टी से संबंधित है, मृदा से संबंधित है। 3 नंबर जो पॉइंट है वो किससे, मृदा से संबंधित अपने 3 नंबर पॉइंट आता है। 4 नंबर जो पॉइंट है इसकी बात करें तो प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य संरक्षण है। तो 4 नंबर जो पॉइंट है वो अपने क्या रहता है, प्राकृतिक प्राकृतिक वन संपत्तियां हैं, प्राकृतिक वन संपत्तियां
प्राकृतिक वन संपत्तियां व वन संरक्षण से संबंधित अपना 4 नंबर टॉपिक रहता है। ठीक है, 4 नंबर टॉपिक जो है प्राकृतिक वन संपत्तियां व वन संरक्षण रहता है। 5 नंबर टॉपिक अपने इसमें क्या आता है, जलवायु का आता है। 5 नंबर जो टॉपिक है जलवायु है। इसके बाद में अगर बात करें तो जल संसाधन, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये जल से संबंधित अपना 6 नंबर टॉपिक अगर मैं बात करूं तो एक तो जल अपने संसाधन है। जल से संबंधित जो संसाधन है राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं उनसे संबंधित अपने पॉइंट है। ठीक है, जल संसाधन इसमें अपने अगर बात करें तो एक अपवाह तंत्र मतलब जो नदियां वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा एक अपने ध्यान रखना कि झीलें जो है वो इसी से संबंधित, जल से संबंधित, और एक सिंचाई परियोजना, सिंचाई जो परियोजना है वो भी अपने एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखोगे, सिंचाई परियोजना। ये अपने पॉइंट ध्यान रखना कि 6 नंबर पॉइंट अपना बनता है। इसके बाद में अपने जनसंख्या में दे रखा है और जनसंख्या में जो इन्होंने पॉइंट दिया अपने को वही पढ़ना है, उसके अलावा नहीं पढ़ना। और जनसंख्या के अंदर इन्होंने अपने को क्या बताया है, जनसंख्या का जो अपना पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट बनता है जनसंख्या का। और जनसंख्या में इनके द्वारा ये कहा गया है कि आपने केवल जो जनसंख्या में पढ़ना है वो जनसंख्या का आकार, मतलब जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई ये अपने को बताना है। जनसंख्या का जो वितरण है कौन कौन से जिलों से संबंधित है, किस प्रकार से, वो बताना है। जनसंख्या का जो घनत्व है वो अपने को बताना है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो लिंगानुपात है ये लिंगानुपात अपने को बताना है। लिंगानुपात जो है उससे संबंधित अपने जो तुलनात्मक है, और अपने साक्षरता जो प्रतिशत है, ठीक है, वो अपने को बताना है। ये पॉइंट जो है वो जनसंख्या में अपने को पढ़ने हैं। इन पॉइंटों के अलावा अपने को जनसंख्या में कोई और चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब और जो पॉइंट बच चुके हैं जनसंख्या से संबंधित वो अपने को नहीं पढ़ने। मेरे लाडे सुनो, ये बात ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सिलेबस का जारी होने का मतलब है कि आपके सामने जो सिलेबस है उसी से ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन किया जाएगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है तो वो बोनस जाएगा। उसके अलावा अपने को नहीं पढ़ना है उन चीजों को। इसीलिए लगातार अपनी डिमांड थी कि सिलेबस जारी किया जाए, सिलेबस जारी किया जाए, क्योंकि बोर्ड के पास एक सबसे बड़ा है कि जब उसने ये कह दिया कि सीधा राजस्थान भूगोल कह दिया तो कहीं से कोई पॉइंट दे सकता है, अगर उसने गणित कह दिया तो कहीं से भी कोई पॉइंट दे सकता है। और अगर इसमें इस प्रकार से दिया जाए तो विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ा असमंजस ये है कि उसे कितनी भी तैयारी कर ले उसे उलझाने वाला मैटर मिल ही जाएगा, विद्यार्थी को कहीं ना कहीं फंसा ही लिया जाएगा उसके अंदर। इसी कारण ये सिलेबस जारी करवाना बहुत जरूरी था। तो देखो, आकार है, वृद्धि है, जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात वगैरह से आ चुका है। एक पॉइंट अपने इसमें आता है परिवहन से संबंधित आता है। और परिवहन जो है, परिवहन के अंदर परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग इत्यादि इसने दे रखा है। तो राजस्थान जियोग्राफी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 8 पॉइंट अपने बनते हैं राजस्थान जियोग्राफी में। और ये 8 पॉइंटों पर अगर अपने बात कीजिए भी 8 पॉइंटों में अपने क्या पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, अपने को ये देखना है। अभी राजस्थान भूगोल की अगर बात करूं तो राजस्थान भूगोल का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है अपने सिलेक्शन के अंदर। और राजस्थान अगर अपने को भूगोल पढ़नी है तो आपका जो लेवल है राजस्थान भूगोल के बारे में अगर अपने को विस्तृत अध्ययन करना है तो राजस्थान भूगोल आपने, एक तो आप पॉइंट ये देख लो, नोट कर लीजिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित अपने कक्षा 6 से लेकर आपके 10वीं तक की जितनी भी बुक दे रखी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जिसमें जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए अपने सिलेबस के अंदर है, उन टॉपिकों को वहां से कवर करें। अब अपने को ये है कि 3-4 बुक हो जाती है, उसके अंदर अपने कहां से किस प्रकार से, तो अपने एक बार तो देखो इनको बहुत बढ़िया तरीके से वहां से पढ़ो और साथ साथ में अपने एक रफली नोट्स बना लो। और रफली जो नोट्स हैं उन्हें एक रजिस्टर में अपने जैसे जैसे नोट करते जा रहे हैं बाद में उन्हीं की रीडिंग लेनी है। इसमें दूसरा आपने एक कार्य करना है कि जो भी अभी तक अपने पुराने पेपर हो चुके हैं, पुराने पेपर जो हो चुके हैं, जो भी अभी तक बोर्ड के द्वारा या आरपीसी के द्वारा लिए जा चुका है, उसमें ध्यान रखना कि पुराने पेपर अपने को सोल्व करने हैं और विस्तृत व्याख्या के साथ में सोल्व करने हैं। इसके बाद में अपने कोई गाइड वगैरह अपने देखेंगे, लेकिन अभी तक अपने को ये नॉर्मली है, क्योंकि अपना जो बेस है वो ध्यान रखना कि कौन सा दे रखा है। इसने स्पष्ट कहा है कि 10th बेस के ऊपर ही हम पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, 10th बेस पर पूछेंगे, तो ये मेरे को लगता है पर्याप्त है। और इसी को अपने 6 से 7 बार आराम से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके सामने जो टॉपिक दे रखे हैं वो टॉपिक कितने दे रखे हैं, 8 टॉपिक दिए हुए हैं। कितने टॉपिक हैं? 8 टॉपिक है। और इन 8 टॉपिकों को अगर प्रत्येक टॉपिक को मैं कहता हूं कि आज से अगर अपने लगे भी एक टॉपिक को अपने 3 दिन दें तो 24 दिन के अंदर अपने आराम से क्लियर कर सकते हैं, आराम से
24 दिन के अंदर इन 8 टॉपिकों को क्लियर कर सकते हैं। अगर 8 टॉपिक 24 दिन में क्लियर हो जाते हैं तो आगे का जो समय है वो हमेशा शॉर्ट होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने सामान्य जो विज्ञान है, इस सामान्य विज्ञान से संबंधित अपने को पॉइंट दे रखे हैं और सामान्य विज्ञान में भौतिक अपने जो टॉपिक दे रखे हैं वो कौन सा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु अधातु प्रमुख यौगिक है, प्रकाश का परावर्तन एवं नियम है, अनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली है, मानव शरीर संरचना अंग और तंत्र है, प्रमुख मानव रोग है, कारक है, निदान और अपशिष्ट प्रबंधन है। ये ध्यान रखना कि 6 टॉपिक अपने को दे रखे हैं, किससे संबंधित, विज्ञान से संबंधित, साइंस से संबंधित है। और ये जो पॉइंटों की अगर अपने बात करें तो ये पॉइंट अगर आपको कक्षा 10 से संबंधित, कक्षा 10 से संबंधित अगर आपको पुराने वाली पुस्तक मिल जाए, जो अपने पहले लगती थी, पुराने वाली पुस्तक मिल जाए आपको, जो लगभग अपने कह सकते हैं 2009 से पहले पहले जो पुस्तक लगती थी, अगर वो मिल जाए तो उसमें इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। फिर भी ध्यान रखना कि आप इनके लिए कोशिश ये करोगे, एक तो पुराने वाली ये देखोगे, इसके अलावा वर्तमान के अंदर जो अपने जो भी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो किताबें हैं, उन पुस्तक के अंदर वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है उनके अंदर इन चैप्टरों को जो दे रखा है वो चैप्टर यहाँ से देखें बहुत बढ़िया तरीके से, और इसमें पुराने जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, पुराने पेपर जो है उन्हें सॉल्व आपने जरूर करना है। ठीक है, ये इनके लिए विस्तृत मैं कहता हूं बहुत पर्याप्त मैटर है। इतना मैटर अगर अपना कवर हो जाएगा तो बहुत आसानी से। अब यहां पर अगर अपने बात करें साइंस की, ये बात करें तो 6 टॉपिक है अपने, है ना, 6 टॉपिक है। वही अपने रणनीति बनानी है कि एक टॉपिक को अपने 6 टॉपिक है, एक टॉपिक को 4 दिन अपने दे रहे हैं, तो मतलब 24 दिन में यहां पर आराम से अपने लेकर जा रहे हैं, मतलब आराम से साइंस को कवर कर रहे हैं 24 दिन के अंदर। और इसी प्रकार से भूगोल को भी अपने कितने दिन में कवर कर रहे हैं, 24 दिन में, मतलब 2 सब्जेक्ट अपने बराबर एकदम बिल्कुल सेट पैट है ना। इसके बाद में अपने आता है करंट अफेयर्स। थोड़ा सा ये मुद्दा जो है गंभीर है, ये मामला गंभीर है, क्योंकि करंट अफेयर्स वाला जो मुद्दा है ना, ये थोड़ा सा मामला क्या रहता है, हमेशा गंभीर ही रहता है। इस मुद्दे पर अगर अपने बात की जाए तो ये मुद्दा थोड़ा सा अपने कह सकते हैं, जैसे कहा जाता है ना संवेदनशील कहा जाता है, तो ये संवेदनशील बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इसका जो पार्ट रहता है ये संवेदनशील थोड़ा सा रहता है। इसको किस प्रकार से अपने तैयार करना है उस पर अपने बात करते हैं भी, अपने इसे तैयार कैसे करना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स तो एक ही बात है कि आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, और रेगुलरली अगर पढ़ना पड़ रहा है तो आपको ऐसे जैसे मैगजीन्स जो है जो मंथली आती है उन मैगजीन्स को पढ़ना पड़ेगा। यह ध्यान रखना कि आप जहां से भी अध्ययन कर रहे हैं उन अध्ययन में जो करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं उन चीजों को आप रेगुलरली जरूर कीजिएगा। ये आपको रेगुलर लेकर चलना है, रेगुलर लेकर चलोगे तभी ध्यान रखना इसमें कामयाब है। क्योंकि अगर मान लो कि करंट अफेयर्स से पूरा पेपर अगर जोड़ दिया जाए, क्योंकि जियोग्राफी जुड़ सकती है, ठीक है, अपने कल्चर का मैटर भी थोड़ा बहुत जुड़ सकता है, साइंस भी इससे जुड़ सकती है, तो थोड़ी सी अपने को दिक्कत आने की संभावना रहती है ना। तो इस मैटर को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि इसे तो आप एग्जाम तक प्रतिदिन पढ़ोगे, मतलब इसमें कहीं कोई ढील नहीं है, इसे तो प्रतिदिन ध्यान रखना कि आप करंट अफेयर्स से संबंधित अपने कितने पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट दे रखे हैं, और 4 पॉइंट दे रखे हैं तो इसमें अलग अलग पॉइंटों पर अगर अपने चर्चा करें तो 4 दिन है दे रखे हैं अपने को। रेगुलरली आप 2 घंटे का समय जो है वो करंट अफेयर्स को जरूर दीजिएगा। आप चाहे कुछ भी करें लेकिन 2 घंटे आपने करंट अफेयर्स को दिए है तो निश्चित रूप से अपने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने एग्जाम तक। क्योंकि अभी अगर बात करें तो मैंने अभी कहा है कि एग्जाम तक अगर बात करें फर्स्ट वीक के अंदर दिसंबर के, और 80 दिनों का समय अपने पास है, और 80 दिनों में नॉर्मली सी बात है कि अपने 80 दिनों में 2 घंटे अगर प्रतिदिन तो 160 घंटे होते हैं। 160 घंटे का मतलब है 2 घंटे में अपने 2 पेज पढ़ सकते हैं आराम से, तो 160 पेज तो इतनी कोई बड़ी करंट अफेयर्स की कोई बुक नहीं है मार्केट में जो अपने से न पढ़ी जाए। 160 पेज से ऊपर नहीं होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उनके हैंड रिटन में नोट्स तैयार करोगे, शॉर्ट्स नोट्स होंगे ये आपके, और हर एग्जाम में आपको मदद भी करेंगे। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने एक पॉइंट आता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है और आपका मैं कह सकता हूं कि स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में माना जाएगा ये। ठीक है, स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में ये माना जाएगा। देखिएगा इसमें अगर बात की जाए तो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति। अब राजस्थान का इतिहास जो है इसमें अपने को केवल एक पॉइंट दे रखा है इन्होंने, ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक है,
क्या दे रखा है, ऐतिहासिक घटनाएं। अब ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं इनकी अगर बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं में कौन कौन से बिंदु आ सकते हैं। तो इतिहास में अगर बात की जाए, इतिहास जो है, इस इतिहास में अगर बात की जाए, ऐतिहासिक घटनाक्रम अपने को कहा है। ऐतिहासिक घटनाक्रम, ऐतिहासिक घटनाक्रम में अपने मेवाड़ राजवंश पूछा जा सकता है, मारवाड़ का अपने से पूछा जा सकता है, बीकानेर का अपने से पूछा जा सकता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि कछवा राजवंश अपने से पूछा जा सकता है, एक तो ये। इसके अलावा गुर्जर प्रतिहार के बारे में पूछा जा सकता है और अपने जो चौहान है इनके बारे में अपने से पूछा जा सकता है। ये अपना ऐतिहासिक घटनाक्रम है। लेकिन अब क्या है कि अगर यहां पर अपने को मूल रूप से उसने राजवंश पूछने होते तो वो राजवंश सीधा देता है ना। अब यहां पर ऐतिहासिक घटनाक्रम का मतलब है कि मेन बातें अपने को पढ़नी है, विस्तृत अध्ययन नहीं करना। मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और कछवा राजवंश है, इनका विस्तृत अध्ययन अपने को नहीं करना। हालांकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं इनको, तो वो काम ही देगा इनको, ठीक है। अगर कोई गहराई से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो वो क्वेश्चन आसानी से वो अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद में एक अपने को स्वतंत्रता आंदोलन दे रखा है। स्वतंत्रता आंदोलन जो है ये अपने कह सकते हैं 1857 की जो क्रांति है ये अपने को बिंदु दे रखा है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद में अपने को एकीकरण दे रखा है, एकीकरण। अब राजनीतिक आंदोलन इन्होंने नहीं दिया, राजनीतिक आंदोलन अगर देते तो अपने बन जाता, अभी यहां से कौन सा पॉइंट बनता, किसान आंदोलन वगैरह अपने बन जाते, ठीक है। राजनीतिक आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन बन जाते, किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन दोनों का भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित इन्होंने बात की है, मतलब 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करवा रहा है। इसके बाद में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इसने दे रखे हैं जिनका क्रांति या एकीकरण जो भी इतिहास में योगदान है, तो इन्होंने ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण इन्होंने व्यक्तित्व दिए हैं। तो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इनके द्वारा दिए गए हैं यहाँ पर। ये अपना इतिहास का चैप्टर है और इतिहास के चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो 5 टॉपिक अपने सामने आए हैं, ठीक है। इतिहास के टॉपिकों में 5 महत्वपूर्ण अपने सामने टॉपिक आए हैं और 5 टॉपिकों पर अगर मैं बात करूं, आपने प्रतिदिन जो है इन 5 टॉपिकों पर बात की जाए तो आप वही दोगे। इन 5 टॉपिकों पर आपने क्या करना है कि लगभग अगर आप 5 जो टॉपिक है इन 5 टॉपिकों को, एक टॉपिक को प्रतिदिन कितने दिन पढ़ोगे आप, 5 दिन पढ़ोगे। एक टॉपिक को 5 दिन पढ़ते हो तो 25 दिन। अपने जियोग्राफी कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे, 24, और साइंस को भी कितने, 24। इतिहास को यहां पर अपने 25 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक टॉपिक को 5 दिन दिया जाए तो अपने आराम से आसानी से कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि एकीकरण जैसे इसमें 5 दिन नहीं लगने, क्रांति जो है इसमें 5 दिन नहीं लगने, और अपने इनमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, तो उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब इसमें जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है समझने वाला अपना कौन सा है, कल्चर का है। और कला संस्कृति में अगर बात करें तो अपना जो पॉइंट है नेक्स्ट है कौन सा है, कला व संस्कृति है। कला व संस्कृति से संबंधित बात की जाए, कला व संस्कृति से, कला व संस्कृति से अगर बात की जाए तो कला व संस्कृति के अंदर ध्यान रखना कि एक टॉपिक अपने दे रखा है भाषा व बोलियां। भाषा व बोलियां अपने को टॉपिक दे रखा है, निश्चित है यहां से क्वेश्चन आएगा। भाषा व बोलियों से निश्चित एक क्वेश्चन अपने आता है, हर एग्जाम में आता है। एक अपने टॉपिक दे रखा है साहित्य सामग्री, जो ग्रंथों से संबंधित है वो दे रखा है साहित्य सामग्री। और एक इसके अंदर टॉपिक दे रखा है अपने को लोक साहित्य दे रखा है, साहित्य सामग्री या लोक साहित्य, मतलब राजस्थानी साहित्य पर भी बात कर रहा है यहाँ पर वो, ये बात ध्यान रखना। साहित्य और लोक साहित्य दोनों इसने टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। तो 3 नंबर पॉइंट इसके अंदर कौन सा रहता है, लोक साहित्य रहता है। इसके बाद में 4 नंबर पॉइंट की अगर अपने बात करें तो यहाँ पर वेशभूषा अपने एक टॉपिक है, वेशभूषा टॉपिक है। 5 नंबर जो टॉपिक है वो कौन सा है, अपने आभूषण एक अपने टॉपिक आता है। 6 नंबर टॉपिक अगर बात करें तो अपने मेले व त्योहार अपने आता है, मेले व त्योहार आता है। 7 नंबर टॉपिक जो है ये अपने लोक कलाएं हैं, लोक कलाएं मतलब हस्तकलाओं से संबंधित चैप्टर है। और 7 नंबर जो टॉपिक है वो अपने वास्तुकला है। अब वास्तुकला की बात करें तो वास्तुकला में अपने दुर्ग आते हैं, मंदिर आते हैं, महल आते हैं, ये पॉइंट अपने आते हैं। तो देखो दुर्ग यहाँ पर है अपने, इसके अलावा महल अपने यहाँ पर है, इसके अलावा ध्यान रखना कि मंदिर अपने हैं। जो भी ध्यान रखना निर्माण से संबंधित कलाएं हैं वो सब अपने यहाँ पर आती है। तो आभूषण, वेशभूषा, मेले त्योहार, लोक कलाएं मतलब हस्तकलाएं, वास्तुकला, दुर्ग, महल, मंदिर, ये अपने पॉइंट है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो यहां पर अपने लोकगीत है,
लोक गीत आता है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य यहाँ पर अपने एक पॉइंट आता है। इसके अलावा ध्यान रखना कि और भी अन्य जो स्मारक हैं, स्मारक जो हैं वो दे रखे हैं, छतरियां हैं, मतलब छतरियां हैं, कोई जैसे अपने किसी राजा महाराजा का जो स्मारक है, ठीक है, वो अपने से पूछ सकता है। तो यहाँ पर टॉपिकों में बात करें तो भाषा बोली है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने संस्कृति एवं सामाजिक जीवन है, मतलब रीति रिवाज भी अपने रीति रिवाज है, रीति रिवाज अपने हैं, रीति रिवाज और प्रथाएं अपने ध्यान रखना, ये पॉइंट है। प्रथाएं हैं, वेशभूषा है, वाद्यंत्र भी है अपने एक पॉइंट, ठीक है। तो ये 12 नंबर पॉइंट अपना कौन सा है, वाद्यंत्र का है। 12 नंबर पॉइंट अपना कौन सा आता है, वाद्यंत्र का आता है। तो वाद्यंत्र है, लोक देवता है, लोक साहित्य, बोलियां, मेले और त्योहार है, आभूषण है, लोक कलाएं आ चुकी है, वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य है, रंगमंच, ये एक नया पॉइंट जुड़ा है रंगमंच का कला संस्कृति के अंदर। रंगमंच से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये अपने ध्यान रखना कि ग्राम सेवक के एग्जाम में रंगमंच से संबंधित क्वेश्चन क्या था, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल तो देखो वास्तुकला में दुर्ग, महल, मंदिर पढ़ते हो, छतरियां, हवेलियां पढ़ते हो, तो पर्यटन स्थल अपने आ ही जाते हैं। स्मारक वगैरह लगभग अपने आ चुके हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रमुख हस्तियां, तो यहाँ पर राजवंशों में पढ़ोगे, यहाँ पर किन्हीं व्यक्तित्वों को नाम पढ़ोगे, तो वो ध्यान रखना किसके अंदर अपने आते हैं, तो वो प्रमुख हस्तियों में आते हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक अपने आते हैं, 13 टॉपिक आते हैं। कितने टॉपिक आते हैं, 13 टॉपिक। और 13 टॉपिकों में बात करें तो कला संस्कृति के टॉपिक जो है छोटे छोटे टॉपिक है, तो 13 इंटू मैं कहता हूं 2 दिन, एक टॉपिक को अपने 2 दिन देना है, मतलब 26 दिन के अंदर ये भी चैप्टर अपना कंप्लीट है। अब मैंने कहा है आपको जो सिलेबस मैंने आपके सामने जो विस्तृत रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं इस सिलेबस के ऊपर, वो अभी तक अपने किसका चर्चा कर चुके हैं, सिलेबस ज्योग्राफी का पढ़ चुके हैं। इसके अलावा मैंने साइंस का आपको बता दिया, करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया, इतिहास का मैंने आपको बता दिया। अब अपने जो पॉइंट है वो किससे संबंधित है, गणित से संबंधित है। तो गणित का जो सिलेबस है उस पर बात की जाए तो गणित के अंदर एक तो अपने ध्यान रखना कि महत्तम समाप्ति है, एक अपने जो टॉपिक है ये महत्तम समाप्ति, लघुत्तम समाप्ति आ चुका है, एक अपने औसत का है, एक लाभ हानि का है, एक प्रतिशत का है, एक साधारण ब्याज है और एक अपने चक्रवर्ती ब्याज है, एक अनुपात समानुपात का है, मतलब 7 टॉपिक है। एक टॉपिक को मैं एवरेज, ध्यान रखना कि एक टॉपिक को एवरेज 60 टॉपिकों में एक टॉपिक को एवरेज 4 दिन देता हूं, मतलब 28 दिन में ये भी सिलेबस अपना कंप्लीट है। अब देखो यहां पर कोई भी पॉइंट जो है वो अगर बात करें तो कोई भी टॉपिक अभी तक 30 दिन से, कोई सब्जेक्ट 30 दिन से ऊपर नहीं गया है। अब बात की जाए अपना जो सिलेबस है बी पार्ट है, बी पार्ट में पशुपालन से संबंधित, पशु जंतुओं में प्रजनन, जंतुओं में प्रजनन, पाचन, ठीक है, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, प्रमुख रोग, और ध्यान रखना कि विशेषताएं एवं आवास संरक्षण जो है इसे एक यूनिट मान लो। 5 पॉइंट अपने ऊपर वाले में माने एक में, ठीक है। पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि है। ये जो पॉइंट है ये अपने 6 नंबर पॉइंट मान ले, ऊपर वाला बड़ा है। आधुनिक विश्व युद्ध में चरवाहे इत्यादि, तो ये 7 नंबर पॉइंट है, ठीक है। वन्य प्राणी जो है ये 8 नंबर, और उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन है, तो ये 8 टॉपिक मानता हूं। और मैं इनमें अगर बात करूं तो मैं प्रत्येक पॉइंट को ध्यान रखना कि 8 जो है, इस 8 को मैं 3 ही दिन समय देता हूं एक टॉपिक को, है ना, एक पॉइंट को मैं 3 दिन, तो 8 इंटू 3, तो अपने कह सकते हैं कि एक टॉपिक को मैंने 3 दिन दिया, तो यहां पर भी कितना है, 24 दिन आता है। तो लगभग अगर बात करें तो पूरे सिलेबस की अगर अपने बात करें पूरे सिलेबस में चर्चा करें तो जियोग्राफी के अंदर अपने को 24 दिन लग रहे हैं, साइंस में अपने को 24 दिन लग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपने इतिहास के अंदर 25, और अपने बात करें कला संस्कृति के अंदर बात करें तो 26, और गणित के अंदर अगर अपने बात करें तो 28, और अपने पशुपालन में 24। तो ये देखो इस प्रकार से अपना टाइम टेबल आराम से बन सकता है बहुत अच्छी तरीके से, कि यहाँ पर राजस्थान का एक अपने को भूगोल दे रखा है, राजस्थान का अपने को इतिहास दे रखा है, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान से संबंधित अपने कला व संस्कृति, कला व संस्कृति, कला व संस्कृति अपना पॉइंट दे रखा है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अपने विज्ञान और अपने गणित, और एक अपने ध्यान रखना कि जो सब्जेक्ट है, ठीक है, पशुपालन से संबंधित जो सब्जेक्ट है इस पर अगर अपने बात करें
तो इन पर अपने दे रखा है और मैंने कहा कि इनमें समय कितना कितना दिन लगना चाहिए। भूगोल में मैंने कहा है 24 दिन, आराम से 24 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इतिहास में अपने 25 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। कला संस्कृति अपने 26 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और विज्ञान जो है, विज्ञान में मैंने आपको 24 ही दिन बताए, 24 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। गणित में मैंने आपको 28 दिन बताए हैं और पशुपालन के अंदर मैंने आपको 24 दिन बताए। 24 दिन में अपने कंप्लीट कर सकते हैं। ये अपना एक बार में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 3 और 3 6 सब्जेक्ट हैं। 6 सब्जेक्टों को आपके लिए इस समय जो स्टडी का आपका जो समय बढ़ना चाहिए, मतलब 6 सब्जेक्टों को आप कितना समय दें कि अपने कवर करें, है ना, 20 समय प्रतिदिन। तो प्रतिदिन आपके पास कम से कम समय 8 घंटे का आप समय दोगे आज से, अगर अपने रणनीति बनाते हैं, क्योंकि 2 घंटे मैंने कहा करंट अफेयर्स को देने ही देने हैं। तो ये टोटल जो सब्जेक्ट हैं, इनमें बात करें भूगोल, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, विज्ञान, गणित और पशुपालन, ये 6 सब्जेक्ट इस प्रकार से रणनीति बनाए। अब अगले जो नेक्स्ट दिन में अगर अपने पढ़ते हैं तो इनमें समय अपने आप आधा हो जाता है। इनमें अपने आप ध्यान रखना कि आधा समय हो जाता है, क्योंकि अपने एक बार बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, तो अपने आप समय क्या होगा, नेक्स्ट में आधा होगा। और मैंने इनके लिए आपको कहा है कि आप इनमें अपना जो लेवल इसमें रखा गया है वो 10th लेवल रखा गया है। तो आप एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को बहुत अच्छी तरह से खंगाल दें, कक्षा 6 से लेकर 10 तक, और कक्षा 6 से 12 तक का जो भी कला संस्कृति के जो पॉइंट होंगे, टॉपिक होंगे, वो अपने चैनल पर विस्तृत मतलब व्याख्यात्मक करवा रहा हूं। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप की मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। तो आपको निःशुल्क वो मैटर मिल रहा है। कक्षा 6 से 10 तक आप रोजाना 9 बजे की क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि आपने पुराने पेपर सोल्व करने हैं, पुराने पेपर जो भी हैं उन्हें सोल्व करोगे आप, पुराने पेपर जितने भी उन्हें सोल्व करना है। इसके अलावा आपको मैं ये कहता हूं ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये मैटर अगर इतना बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई किसी बात की अगर आपको डाउट लगता है, कोई भी किसी प्रकार से भी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, सर हम 6 से 10 तक पढ़ चुके हैं, हमें कोई नोट्स बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप मुझे जो है वो इस नंबर पर 9024276921 जो है इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और अपने ध्यान रखना, आप टेली भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो यहाँ पर, और इस नंबर पर कॉल कर आप मुझसे विस्तृत जानकारी और प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।